हो जाता है जिन्होंने इस मायावाद को फैलाया है। शनि की अंगूठी पहन लीजिए, शनि की कृपा बनी रहेगी। इस ग्रह की अंगूठी पहन लीजिए, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपको धन आ जाएगा। भाई उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करती है। आपको कर्म करना पड़ेगा। कितने भी आप यंत्र पहन ले, कितने भी अंगूठियां पहन लेंगे, आपके काम नहीं होने वाले हैं। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। ये सब मायावाद है। ये बताइए, अगर किसी ने पाप किया है, सभी जानते हैं कि हम जो कर्म भोग रहे हैं वो सब अच्छे और बुरे कर्मों का ही नतीजा है। हम जो संस्कार भोग रहे हैं, हमें जो दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, सब जानते हैं। हमारे पाप पुण्यों का लेखा जोखा सब जानते हैं। इसमें कोई संशय तो नहीं है ना? कोई संशय है क्या? लेकिन इसका आपने प्रैक्टिकल अप्रोच क्या देखा? अगर मेरे संस्कार, मैं अपने खुद संस्कार भोग रहा हूं और ये सारे संस्कार मेरे अच्छे बुरे कर्मों का फल है, तो ये बताइए कि अंगूठी पहन लेने से मेरे बुरे कर्म या पाप मेरे कैसे खत्म हो जाएंगे? ये संभव है क्या? नहीं संभव है ना। कोई किसी के संस्कार को नहीं हर सकता सिवाय परमात्मा के, है ना? ये अकाट्य सत्य है कि हम किसी के संस्कार को नहीं ले सकते हैं। हमें अपने संस्कार खुद भोगने पड़ेंगे और परमात्मा हमारे संस्कार ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे संस्कार परमात्मा लेते हैं तो उनको भोगना पड़ता है। और अगर कोई कह देता है कि ये यंत्र पहन लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इसका मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है कि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। ये किसी में सामर्थ्य है कि किसी के पाप को खत्म कर दे? तो ये धोखा देने वाली बात है ना, गुमराह करने वाली बात है। तो ये एक डोगमा फैलाया गया है, भाव जड़ता फैलाई गई है, परंपराओं में बांध दिया गया है। जैसे कि शादी के रीति रिवाज हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम बंधे हुए हैं, वास्तवता को नहीं देख पाते हैं। दहेज प्रथा देखिए, आज दहेज प्रथा अवैध हो चुका है, गैर कानूनी हो चुका है। एक समय ये धर्म हुआ करता था। सती प्रथा का नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते, एक समय वो भी धर्म हुआ करता था। और जो ऐसा नहीं करती थी उसे अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता था। तो क्या ये वास्तव में धर्म है? एक समय की बात है जब अपने नवजात शिशु जो पहला अपना बच्चा होता था, उसको सब गंगा नदी में बहा दिया करते थे। वो भी एक समय धर्म था, क्योंकि इससे प्रकृति आपदा नहीं आएगी। लेकिन आज ये सब चीजें सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अमानवीय है, लेकिन उनसे बदलना पड़ा ना। तो ये परंपरा धर्म नहीं है, ये सब ऐसा बनाया गया है। ये जो घूंघट की प्रथा जो बनाई गई थी, जो हिजाब को लेकर अभी इतने सारे विवाद चल रहे हैं, ये धर्म नहीं है। ये एक समय उसकी आवश्यकता थी, लोगों ने बना दिया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, उसे हटा करके हमें आगे बढ़ना होगा। एक समय था अपने बहू बेटियों को लोग बाहर नहीं निकलने दिया करते थे, पढ़ने नहीं दिया करते थे। पढ़ लेगी मेरी बच्ची तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाएगा, वो ईसाई बन जाएगी, है ना। लेकिन आज हम इन सारे रूढ़िवादियों को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे डोगमा को केंद्र में लेकर के जब हम लोग निर्णय लेते हैं और हमारा जीवन जब उसी डोगमा से बंध जाता है कि मेरा आंख फड़क रहा है, इसका मतलब मेरे साथ अपशगुन होने वाला है। कुत्ता रो रहा है, इसका मतलब कुछ अपशगुन होने वाला है। मैं जा रहा हूं, किसी ने टोक दिया, इसका मतलब अब मेरा काम नहीं होगा, जाने से कोई फायदा नहीं, अब लौट आओ। जा रहा हूं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब जाने से कुछ फायदा नहीं, लौट आओ। आपके सारे निर्णय किस पर टिके हुए हैं? डोगमा पर, अंधविश्वास पर। तो आप निर्णय कहां ले रहे हैं? आप तो एक मायावाद जो फैलाई हुई है उसी में बंधे हुए हैं और उसमें बंद कर निर्णय ले रहे हैं। खुलकर निर्णय कहां लेना? आपने अपने मन को बांध रखा है, अपने दायरों तक सीमित रखा है। आपके मन का विस्तार कहां हो रहा है? तो आप जड़ता की तरफ जा रहे हैं। तो जब बीच में डोगमा आ गया, ये भाव जड़ता आ गई, तो ये वही दर्शन बन जाता है डोगमा सेंटर्ड फिलॉसफी। बिल्ली के रास्ता काट देने से नहीं जाना चाहिए। ये डोगमा सेंटर फिलॉसफी का ही नतीजा है, का ही परिणाम है। हमें दहेज लेना चाहिए, ये भी डोगमा सेंटर फिलॉसफी का ही एक परिणाम है, एक रिजल्ट है, और हमें इसे छोड़ना चाहिए। अब मेटा सेंटर फिलॉसफी की बात करें, जहां पर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब कि ये भौतिक जड़वाद, भौतिक वस्तुएं जब बीच में आ जाती हैं और उसे केंद्र में मान करके हम सारे निर्णय लेते हैं, तभी हो जाता है मेटा सेंट्रल फिलॉसफी। जहां मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हैं, हम एक मशीन समझते हैं जो काम कर सकता है।
मनुष्य के मानसिक स्तर पर नहीं देखते हैं, उसे भौतिक स्तर पर देखते हैं कि वो मजदूर है, वो खेती करेगा तो बदले में पैसा आएगा। पैसे से सबको तौलते हैं कि ये 10 घंटे काम कर सकता है तो इसकी कीमत इतनी, ये 2 घंटा काम कर सकता है इसकी कीमत इतनी, ये इतना बड़ा काम कर सकता है तो इसकी कीमत इतनी। हर चीज को उपयोगिता के दृष्टि से देखते हैं। तो वही बन जाता है मेटा सेंट्रिक फिलॉसफी, जहां मन की कोई प्रधानता नहीं है, मन से कोई लेना देना नहीं है। हम ये मानते हैं कि मनुष्य एक शरीर है, एक मशीन है, और इसी से जन्म लेता है कौन सा? कम्युनिज्म, जो एक समय में पूरे वर्ल्ड पर छा गया हुआ था, कम समय में बड़ी प्रोग्रेस किया था, और रसिया उसका केंद्र बिंदु था। और वो आज भी कहीं ना कहीं वो कम्युनिज्म उसमें सेंटिमेंट को लेकर चल रहा है। हालांकि पूर्ण रूप से वो भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट है। चाइना देखिए, वहां पर भी कम्युनिज्म था, और जब ये मैंपन का भाव बीच में आ जाता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, और इस अपने आप को केंद्र में रह करके जब सारे निर्णय लेते हैं और जो फिलॉसफी बनती है उसे ही कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड थ्योरी, और वही बन जाता है पूंजीवाद। वो सब कुछ खरीद लेता है और सेंट्रलाइज कर देता है, अपने पास सारे पूंजी को रखता है और लोगों को तरसाता है मेरे पास आने को, कि मेरे पास आओ, मेरी सेवा करो, मेरा अनुसरण करो, तो तुमको लाभ मिलेगा, तो तुमको मैं जीवन जीने देने का अवसर दूंगा। तो ये सारे फिलॉसफी है। लेकिन जब हम केंद्र में परमात्मा को मान लेते हैं कि सब कुछ करने वाले परमात्मा है, तो वही बन जाते हैं गॉड सेंटर फिलॉसफी। तो ये बताइए आनंद मार्ग कैसा फिलॉसफी है? गॉड सेंटर फिलॉसफी है, क्योंकि हम सब कुछ को परमात्मा मानकर चलते हैं, है ना। और जब तक हम गॉड सेंटर फिलॉसफी को लेकर आगे नहीं चलेंगे, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। नहीं चलेंगे तो या तो हम अपने आप को सब कुछ मानेंगे, या सब कुछ को हम मशीन के रूप में मानेंगे, सब कुछ को उपयोगिता की दृष्टि से ही देखेंगे। तो देखिए, एक तरफ यूरोप की कंट्री, उसमें से यूक्रेन, और एक तरफ रूस, तो दो विचारधाराओं की लड़ाई है कि नहीं है? एक है सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी का उन्नत, सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी से जो निकला है पूंजीवादी व्यवस्था, वो एक देश सपोर्टर हुआ, और दूसरा रसिया जो कि कम्युनिज्म को लेकर चल रहा है। तो दो विचारधाराओं का ये संग्राम हो रहा है ना। तो भारत सपोर्ट भी कर रहा है, उसकी छोड़िए बात, बात लाइए। और ये डोगमा सेंट्रल फिलॉसफी, देखिए इंडिया की बात देख लीजिए, और भी बहुत सारे देश हैं जो इसके चंगुल में, इसकी गिरफ्त में फंसे हुए हैं। तो ये एक बात हो गई। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पूंजी का जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं। आज क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है। देखिए, ये गड़बड़ी किसी एक व्यक्ति ने शुरू की होगी। आज के डेट में सब कुछ तो हम रुपए पैसे पर ही आंकते हैं ना। अगर किसी की कीमत लगानी हो तो रुपए पैसे से ही कीमत लगाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि रुपए पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए हम सभी रुपए पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वास्तव में रुपए पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, हम भागते हैं इसलिए क्योंकि रुपए पैसे से सुख देने वाली वस्तुएं खरीद सके। हमारे हर कर्म के पीछे कहीं न कहीं आनंद पाने की इच्छा है, लेकिन हम भटक गए हैं। हम इस रेस में, इस मायावाद में फंस गए हैं और अपने वास्तविकता को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर अभी भी इच्छा है, हर मनुष्य के अंदर इच्छा है कि हमें आनंद मिले, असीमित सुख मिले। इसलिए तो हम रुपए पैसा जितना चाहते हैं, जितना इच्छा होती है उतना बटोरना चाहते हैं, क्योंकि हम रुपए पैसे से अनंत सुख को खरीद सके। हम लोग की जो मानसिकता बन गई है कि रुपए पैसे से सारे सुख खरीदे जा सकते हैं, रुपए पैसे से सब कुछ बटोरा जा सकता है, इसलिए हम रुपए पैसे के पीछे भागते हैं। किसी एक व्यक्ति ने शुरू किया पूंजी को सेंट्रलाइज करने का, अपने पास बटोरने का, फिर दूसरे ने देखा, फिर तीसरे ने देखा, और एक होड़ सी मच गई है। आज सभी चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम बटोर सके, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। ये जन्म कहीं ना कहीं लोभ से हो रहा है, अपने मैपन से हो रहा है, इसलिए ये गलत है। लेकिन और उसी की देन है कि आज डेमोक्रेसी में भी देखिए पूंजी इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। किसी भी आप कृषि में चले जाएं, किसी भी व्यवस्था में चले जाएं, वहां इकोनॉमी का सेंट्रलाइजेशन ही हो रहा है। हर जगह चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम बटोर सकें। आज के डेट में देखिए, यहाँ कृषि होती है तो जो फसल उगता है, ये फसल हम कितने सस्ते दामों में बेचते हैं, और उसे लेकर के एक पूंजीपति
जो कुछ भी बनाता है उसे बड़े महंगे दामों में बेचता है। ये सारा कमाया हुआ, ये सारा मेहनत किया हुआ जो रॉ मटेरियल है वो एक पूंजीपति के पास जाता है और वहां कुछ चंद मजदूरों के साथ मिल करके वो बड़े बड़े उत्पादन करता है और उस उत्पादन को लेकर के फिर आता है आप ही के क्षेत्र में बेचने के लिए। आपसे जो आलू, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, आपसे आलू खरीद कर कैसे ले गया 10 रुपए केजी, और जो चिप्स ला करके आपके घर में बेच रहा है वो कैसे है 600 रुपए केजी, 700 रुपए केजी। आप समझ रहे हैं कहां जा रहे हैं आप? आपसे एक ही सामान को 10 रुपए में खरीद कर ले जा रहा है और अगले दिन आकर के आपको उसी सामान से बना हुआ चीज 600-700 रुपए केजी बेच रहा है। और उस चिप्स को बनाने में उसे कितनी लागत लगी होगी? बहुत तो 100 रुपए। दादाजी उसमें पूंजी है, मशीन है, बना लेता है। तो ये गलत कैसे नहीं है? गलत तो है, लेकिन उसका समाधान हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। वही समाधान तो बताया जा रहा है, प्रवीण दादा ने जो बताया। अब देखिए इसका समाधान क्या है। अब इसका समाधान देखिए, अब आपने जो कहा इसका सॉल्यूशन देखिए। बाबा कहते हैं ये भी एक प्रकार का शोषण है, जिसे कॉलोनिकल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। प्रवीण दादा, ये भी एक प्रकार का शोषण है, कॉलोनिकल एक्सप्लॉयटेशन जिसे कहते हैं। और ये जो देन है ना भारत में, ये अंग्रेजों की देन है, जिसे हम लोग ने स्वीकार कर लिया और चला रहे हैं। अब देखिए यहाँ से कोई रॉ मटेरियल आता है, जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे भोजपुरी समाज का एक क्षेत्र हो या फिर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर की खेती ज़्यादा होती है, गेहूँ चावल ज़्यादा उपजाया जाता है। अब उसी क्षेत्र में हम गेहूं को उपजा रहे हैं या आलू को उपजा रहे हैं और उसी क्षेत्र में एक पार्टिकुलर लोगों को मिलकर के इंडस्ट्री लगा दिया और वहीं के लोग उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले यहां से आप रॉ मटेरियल खरीद कर ले गया और वहां जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है? उसके परिचित लोग, उसके शुभचिंतक। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री इसी क्षेत्र में लगाते हैं, उत्पादन भी यहां हुआ और इस इंडस्ट्री में कौन जॉब कर रहा है? आप ही के बच्चे काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग ही काम कर रहे हैं। और उसका जो प्रोडक्शन हुआ फिर बेचा कहां गया? आप ही के क्षेत्र में बेचा गया। और उसका जो प्रोडक्शन हुआ वो आप ही के क्षेत्र में बेचा गया। सस्ते हो गए, सामान सस्ते हुए। और देखिए इसका फायदा क्या, वहां से जो चिप्स लेकर के यहाँ आता है, समय लगता है उसे आने में, 6-6 महीने तक पैकेट में पड़ा रहता है। बीमारियों का जड़ है वो, उसको उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे। और वो कुछ नहीं, बस केमिकल होता है। कितना नुकसान कर रहा है आपके बच्चों का, आपका, आपके स्वास्थ्य का। और जब बीमार पड़ते हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सुविधा कहाँ मिल रही है? आप तो और भी बीमार होते चले जा रहे हैं और सुविधा में जी रहे हैं। लेकिन अगर उसी क्षेत्र में उत्पादन किया जाए, उसी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाई जाए और उसी क्षेत्र में बेचा जाए उसे, तो देखिए कितने सस्ते में आपको वो सामान मिल जाएंगे और वो फ्रेश माल होगा। उसे खा करके आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको जितने भी यहाँ पर किसान हैं, एक तो उसने उत्पादन किया, उसको उसका सही लागत मिला, क्योंकि यहाँ पर बिचौलिया काम नहीं कर रहा है। जब यहाँ पर किसान बेचते हैं तो किसी बिचौलिए को बेचते हैं, वो किसी दूसरे को बेचा, किसी दूसरे को बेचा, तो बिचौलिए ने कितना मुनाफा कमा लिया सोचिए। लेकिन जब हम यहीं पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और कोऑपरेटिव चल रहा है, वो डिसाइड करेगी कि कितने में हमें खरीदना है और कितने में बेचना है, और वही कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में सामान पहुंचाएगी और फिर कोऑपरेटिव उसे आकर के मार्केट में बेचेगी। तो शोषण की कोई संभावना ही नहीं। आपके सारे बच्चों का रोजगार इसी में हो जाएगा। सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन ही तो बता रहा हूँ। सॉल्यूशन बताइए अपने पूरे जिले में या पूरे मार्गों के बीच। यही तो बता रहा हूँ सॉल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन बताइए और तुरंत उसको उस पर कार्रवाई हो और पूंजी तैयार किया जाए। पहले आप सॉल्यूशन जो क्रियान्वित हो सके। हाँ पहले आप अब हमको सहा नहीं जा रहा है तो शुरू कीजिए। आपको तो यही बात नहीं, आपको आप शुरू करिए का मतलब अकेले नहीं, संगठन में बातें जितना पैसा लगाइए हम देते हैं और सब लोग अपना अपना पैसा का दें और जल्दी शुरू किया जाए। हम बस रहेंगे हम खुशी में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, कितना लगे, मेरी बात समझिए आप। पहले आप रोना हम लोग न रोए और पहले मेरी बात सुनिए, एक मिनट दादा, पहले सुनिए। आप कितने लोग हैं? ये भोजपुरी समाज को देखिए पूरा, और आप अपनी संख्या देखिए। संख्या पूरे सबको इन्वॉल्व करिए। पहले तो आप लोगों को जागरूक कीजिए ना। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा
कि जो हमारे पास संसाधन साधन है उस साधन को लेकर हम गांव गांव में बिना मतलब का, हमको कोई पूछे ना, और माइक ले लें, एक माइक की व्यवस्था है, हम सारी चीज को सुनाए, बिल्कुल बिल्कुल सुनाए, सबसे पहले और चले, सबसे तब पहले जाके होगा। इस तरह से बोलते रहे, सबसे एक पहले- रूम में बैठ के बोलते रह जाएंगे। हम 2-3 जगह से सुनते आ रहे हैं। आप सुनते आ रहे हो, ये लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ? परिश्रम करेंगे, हाँ, नहीं, सब वो दादाजी हैं जो वहाँ पटना में मिले, उनकी एक ही बात हमको